100 कोचिंगों को खुलते हुए देखा और 100 कोचिंगों को बंद होते हुए देखा। एजुकेशन और स्पोर्ट्स का कुछ कनेक्शन है? ये बच्चा कमजोर है तो हमें इसके पीछे कितनी मेहनत करनी है, और ये बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है और इसका नॉलेज बहुत अच्छा है तो इसके पीछे हमको कितनी मेहनत करनी है। हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसको ST, SC, OBC और जनरल, ये 4 कैटेगरीज में बांट रखा है। तो क्या आप इससे खुश हैं? सुंदर का कि आपकी कोचिंग में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं वो रीड के होते हैं, तो ऐसा क्यों? आज भी मैं अपना मैसेज जो है वो सभी बच्चों तक नहीं पहुंचा पाया हूं, लेकिन पवित्र आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस योर बाय पवित्र जैन, बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़े ही खास, जिन्होंने अपनी शिक्षा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और साथ ही एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम है स्वास्तिक एजुकेशन। वहाँ से 700 प्लस गवर्नमेंट सिलेक्शन देकर एक इतिहास बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्तिक एजुकेशन सेंटर के फाउंडर श्रीमान योगेश जैन सर की। तो योगेश सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया पवित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस शो में बुलाया। थैंक यू। और आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में कि स्वास्तिक एजुकेशन सेंटर के नाम से आपकी कोचिंग है और डूंगरपुर में आपका इतना नाम भी है, बच्चे आपको इतना फॉलो भी करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपके लिए कितना टफ था और क्या थी आपकी जर्नी? देखिए, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जब वो किसी इंस्टीट्यूशन को यदि इस्टेब्लिश करता है तो शुरुआती दौर बड़ा टफ ही होता है। आपको चीज़ों को बहुत छोटे से स्टार्ट करना होता है और माइंड में एक ड्रीम रखना होता है कि मुझे एक अच्छे स्तर पर जाना है ना। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया तब डूंगरपुर के अंदर अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सेगमेंट था, उस सेगमेंट के अंदर जो है कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं था, बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए और इनिशियल जो फेज था वो बड़ा टफ था हमारे लिए। ये मतलब हर किसी के लिए बड़ा टफ होता है कि जब वो किसी नए इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करे, जब वो स्टार्ट करे, और शुरुआत हमेशा ही कठिन होती है। शुरुआत इतनी कठिन होती है पवित्र, मैं आपको बताऊं कि शुरुआती दौर के अंदर व्यक्ति को ये भी मन में आ जाता है कि मैं ये काम करूँ भी या नहीं करूँ, है ना। तो ऐसा स्तर भी जो है वो व्यक्ति को देखने को मिलता है कि भाई मैं ये काम करूं नहीं करूं, छोड़ दूं, है ना। ऐसी स्थितियां भी कई बार उत्पन्न हुई लाइफ में, लेकिन हम डटे रहे और आज एक स्वास्तिक एजुकेशन को जो है वो एक अच्छी पहचान दिलाई और काफ़ी बच्चों का चयन स्वास्तिक से हुआ है। लगभग 750 प्लस सिलेक्शन जो है वो स्वास्तिक से अभी तक हो चुके हैं। और ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं मेरे को कोचिंग करनी है? क्योंकि उस टाइम पे डूंगरपुर में कोई नहीं था, जो थे वो स्वास्तिक एजुकेशन नहीं था स्टार्ट में। क्योंकि मैं भी JPL या फिर ये सब टूर्नामेंट सामाजिक खेलता था तो आपका एक नाम आता था, स्वास्तिक एजुकेशन ने ये स्पॉन्सर किया या फिर ये भामाशाह, ये सब। तो ये आपके दिमाग में आई कैसे ये चीज़? देखिए, जब मैं उदयपुर में था, पूर्व में मतलब जब डूंगरपुर में जब इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया उससे पहले पूर्व में उदयपुर में था, तो वहाँ मेरी जो जॉब थी वो मार्केटिंग फील्ड के अंदर थी। तो मार्केटिंग फील्ड में भी मुझे कंपनी ने, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था, नॉलेज लेवल बहुत बेटर कंपनी को लगता था, तो कंपनी ने मुझे एज अ ट्रेनर वहाँ पर बना रखा था। तो ट्रेनिंग देते देते एक लेवल ऐसा आया कि यार इतनी मतलब जब मेरी ट्रेनिंग से इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कंपनी से इस स्तर पर अगर जुड़ रहे हैं तो मुझे एजुकेशन में शिक्षा के दम पर कुछ करना चाहिए, ऐसा भाव आया। फिर मैंने वहीं के कुछ कोचिंग्स के अंदर क्लासेस लेना स्टार्ट किया, जहाँ पे बैंक, PO, क्लरिकल वाले बच्चों को मैथ्स रीजनिंग जनरली मैं पढ़ाया करता था। तो जब वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो लगा कि यार पढ़ाना ही शायद मेरा पैशन है, और पढ़ाना जो है वो मतलब हाई टचिंग रहा मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा कैरियर जो है वो इस फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि 3 साल तक जब मैं ट्रेनर बना रहा वहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा फील आया। फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये मेरी जो मातृभूमि है वहीं पर जाकर मैं इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करूं और मेरे वहाँ के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। उस मंशा से जो है वो मैं उदयपुर छोड़कर डूंगरपुर आया और डूंगरपुर में मैंने ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया। जैसा कि आपने बताया था कि आपको इस फील्ड में 12 साल हो चुके हैं, तो पहले के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, एजुकेशन में डिफरेंस एज सच अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट के अंदर स्वास्तिक एजुकेशन डील करता है, इसलिए मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम सेगमेंट की ही बात करूंगा। जब मैंने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था 2012 के अंदर, उस समय जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर था, उस समय बहुत आसान स्तर हुआ करता था। बच्चे बहुत कम पढ़कर भी और बहुत कम मेहनत में भी जो है वो सिलेक्शन ले लेते थे।
लेकिन उस दौर में और अभी के दौर में अगर हम लोग कहें तो बहुत डिफरेंस आ चुका है। अब उस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस हुआ करता था और वर्तमान के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में रात दिन का अंतर है। कह सकते हैं कि सिलेबस जो है वो ड्यूल से ट्रिपल लेवल पर जो है वो बढ़ चुका है और प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है वो भी जो है वो बहुत टफ हुआ है। और क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यदि प्रतिस्पर्धा यदि बढ़ेगी तो छटनी करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को टफ बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो वर्तमान का दौर और उस समय के दौर में फर्क है। आप जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कंपटीशन एग्जाम जो है वो टफ ही होते चले जाएंगे, उनका स्तर और बढ़ेगा। ठीक है, तो उस समय ये था कि अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं इक्वल आईक्यू वाला अगर कोई बच्चा है, जिसका आईक्यू सेम आईक्यू वाला अगर कोई बच्चा है और वो उस समय अगर जो मेहनत करता था और आज की जो मेहनत है उसमें कह सकते हैं कि उसको डबल मेहनत अभी करनी है। आज से 12 साल पहले जितनी मेहनत मतलब 12 साल पहले वो जितनी मेहनत कर रहा था और वर्तमान में जो मेहनत है वो उससे उसको दुगनी करनी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। उसको पैरामीटर तो नहीं दे सकते अपन, बट उसमें ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही महंगाई डबल हुई वैसे एजुकेशन भी डबल हो चुका है। बिल्कुल, देखो एजुकेशन महंगाई की तुलना तो हम नहीं करें, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर महंगाई अगर दुगुनी हुई है तो मेहनत भी दुगुनी हुई है। बिल्कुल। आपने कंपटीशन एग्जाम की बात की, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स होती है गवर्नमेंट स्तर पर। देखिए, कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक अभ्यर्थी के लेवल पर अगर देखा जाए तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई वर्तमान में जो स्कैम्स हो रहे हैं, पॉलिटिक्स होने का मतलब है वर्तमान में जो स्कैम्स हो रहे हैं। देखिए, स्कैम हो रहे हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाला जो बच्चा है और जो ईमानदारी से तैयारी करवाने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो केवल अपना काम कर सकते हैं। वे इन अनर्गल बातों को जो है वो फोकस ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति उसको फोकस करने गया वो सिलेक्शन तो नहीं ले पाएगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स हो सकता है, इट में भी हम लोग पिछले 4-5 सालों में हम लोग कह रहे हैं कि पेपर स्कैम के अंदर ये हुआ, कुछ पॉलिटिकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, आरपीएससी के मेंबर्स का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहा। तो देखिए, हमारे लिए ये सब बातें बहुत अपर लेवल की हैं, हम उस स्तर के ऊपर सोच भी नहीं सकते हैं और हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहते हैं। एज अ स्टूडेंट और एज अ इंस्टीट्यूशन हमें तो केवल और केवल हमारे काम के ऊपर फोकस करना है। अगर ऐसा होता भी होगा तो वो उनका कर्म है, वो करे भले, लेकिन हमारा कर्म ये है कि हम मेहनत करें। आपने सैकड़ों बच्चों के गवर्नमेंट सिलेक्शंस करवा दिए, पर एक जैन होने के नाते कभी आपने उनको बिजनेस करने की एडवाइस नहीं दी? देखिए, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं और बिजनेस करना अपने आप में अलग चीज़ है और एक गवर्नमेंट जॉब की करना अपने आप में एक बहुत अलग फैक्टर है। एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, मैं ये फील करता हूँ कि आज के समय के अंदर बिजनेस बड़ा टफ है। ठीक है, तो हम एक बेहतर फ्यूचर बच्चों को देना चाहते हैं। बेहतर फ्यूचर इन द सेंस कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चा आ रहा है उसका लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर हो। वो आज अगर एक बार मेहनत करके अगर किसी सिस्टम के अंदर अगर चला गया तो फ्यूचरिस्टिकली उसको कुछ सोचना नहीं पड़े। हम उसका एक ऐसा फ्यूचर तैयार करके हम लोग दे रहे हैं। जबकि एक बिजनेस के अंदर आए दिन चैलेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस कभी बहुत अपर लेवल के ऊपर होता है, कभी डाउनवर्ड लेवल के ऊपर होता है। व्यक्ति जब तक बिजनेस करता है तब तक वो चैलेंजेस को झेलता रहता है। तो हम तो एक बिजनेस से तो कई गुना बेटर फ्यूचर जो है वो बच्चों को दे रहे हैं एज कंपैरेटिवली। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब और अगर बिजनेस का कंपैरिजन करें तो हमारा जो एरिया है वो टीएसपी में आता है, जिसका हमें बहुत फायदा भी मिलता है, लेकिन फिर भी हम जयपुर, कोटा जैसी एजुकेशन इंडस्ट्री से मैच क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, जहाँ तक मैच करने की बात है, ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है आप लोगों के। एक तो टीएसपी का के संदर्भ में भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, और दूसरा ये कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं जो बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब मैं अलग अलग दूंगा आपको। आप जो कह रहे हैं कि बाहर के इंस्टीट्यूशंस से हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देखिए मैं कहूँगा कि हम मैच कर रहे हैं और उनसे और बेहतर करके दिखा रहे हैं। मैं आपको उसके लिए उदाहरण देना चाहूँगा। 2018 के अंदर जब रीट भर्ती परीक्षा आई थी, उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी और 54,000 भर्तियां उस समय थी। और मेरे कोचिंग का वो सबसे स्वर्णिम समय था। उस समय स्वास्थ्य एजुकेशन के अंदर हमें ये सौभाग्य मिला था कि हमें 700 स्टूडेंट की सेवा करने का समय हमें मिला।
और उन 700 बच्चों को जब हमने हमारे यहाँ पर पढ़ाया, उन बच्चों को एक ही कसम हम लोगों ने खिलवाई कि बेटा आप लोगों को जो है वो 6 मंथ तक जो है वो नियमित कोचिंग आना है, नियमित तरीके से आप लोगों को सारी क्लासेस अटेंड करनी है। और जिन छात्रों के 6 महीने हो चुके थे उनको कहा था कि आपको भी घर नहीं बैठना है, आपको नियमित तरीके से कोचिंग आना है और पढ़ाई करनी है। बच्चों ने हमारी उस बात को माना, स्वीकारा, और हमारी अंदर की जो मंशा है वो बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए कि सर हमारा सिलेक्शन चाहते हैं और रिपीटेड तरीके से चीज़ों को हमें वापस पढ़ाना चाहते हैं ताकि एग्जाम के अंदर हम लोग बहुत अच्छा आउटपुट दे सकें। मैं बात कर रहा हूँ 2018 रीट भर्ती परीक्षा की, और उस भर्ती परीक्षा में पवित्र मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 700 स्टूडेंट थे। आउट ऑफ 700 स्टूडेंट हम लोगों ने 238 सिलेक्शन जो है वो हम लोगों ने करके दिए। मीन्स कि 238 बच्चों का जो चयन जो है वो हमारा 700 स्टूडेंट्स के बीच में हुआ। अप्रोक्स अगर मैं सिलेक्शन का अगर परसेंटेज अगर कहूँ तो ये 30 to 35% सिलेक्शन रेशो था हमारा। और उसी का कंपैरिजन यदि आप जयपुर के इंस्टीट्यूशन से कर लो या उदयपुर के और अन्य इंस्टीट्यूशन से कर लो तो उन लोगों ने 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ाए और सिलेक्शन का अगर रेशो देखो तो 100-125 बच्चे उनके यहाँ से चयनित हुए। तो आप कंपैरेटिवली आप ये देखिए कि हमने 700 बच्चे पढ़ा के 238 सिलेक्शन दिए और वहाँ जो है वो 5000 बच्चे पढ़ाकर अगर 100-125 सिलेक्शन निकल रहे हैं तो हमने उनसे बेटर करके दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए अगर आपकी मंशा अच्छी है, आप बच्चों के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, अपने व्यवसाय के प्रति यदि पैशनेट हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो ऐसे क्षेत्र में रहकर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उस टाइम पे आपने टेंथ में बच्चों को पढ़ाया था? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छा इन्होंने मतलब इन्होंने ये बात कही है। देखिए वो एक ऐसा दौर था कि जब स्वास्तिक एजुकेशन चल रहा था बट इतना अच्छा इंफ्रा नहीं था स्वास्तिक के पास कि भाई उनके पास न खुद की कोई बिल्डिंग थी न कोई ऐसा इंफ्रा था। ठीक है, रेंट के ऊपर परिसर चल रहे थे बट उनमें भी कोई बैठने की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी। तो जब 700 बच्चे जब हमारे पास आ गए तो आप खुद भी जानते हैं कि यदि एक बैच में यदि हम लोग बैठाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 150 बच्चे हम लोग बैठा सकते हैं। लेकिन 700 बच्चों को बैठाने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ी थी तो ये उस समय का खैर हमारा सौभाग्य भी रहा था कि हमें इतने सारे बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। हमने उन बच्चों को बैठाने के लिए पवित्र टेंट लगाए, टेंट के अंदर कूलर्स की व्यवस्था करी और वहाँ पर माइक वगैरह लगाकर वॉइस की व्यवस्था को बिल्कुल प्रॉपर किया गया। और बच्चों ने वहाँ पर टेंट लगने के बावजूद भी बच्चों ने कहीं और एडमिशन नहीं लिया। बच्चों ने कहा कि नहीं यार, सर और इनकी जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से ईमानदारी और वफादारी के साथ में जो है वो हमारे पीछे लगकर मेहनत कर रही है। तो वो बच्चे उन टेंटों के अंदर पढ़े और 700 में से 238 सिलेक्शन जो है वो वहाँ पर हुए। वहाँ पर बहुत एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना जहाँ टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत करी, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा अपना मैनेजमेंट रहा, बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और एक अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स था उस समय और इतने अच्छे सिलेक्शन निकल के आए। सोशल मीडिया का ट्रेंड है, लाखों यूट्यूब पर वीडियोस है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर भी आज की तारीख में एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? देखिए जहाँ तक एजुकेशन इंडस्ट्री का महंगा होने का सवाल है, मुझे नहीं लगता एजुकेशन अपने आप में कोई बहुत महंगी चीज़ है। एज मतलब मैं कंपटीशन एग्जाम सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्कूलिंग या ऐसे सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम सेगमेंट के अंदर यदि किसी को लगता है कि हम बहुत फीस ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो देखिए आज के समय के अंदर अच्छे टीचर्स को लाना, ठीक है, उसके साथ साथ में अच्छा इंफ्रा देना बच्चों को, इसके बाद एक बहुत अच्छे मैनेजरियल तरीके से बच्चों को एजुकेशनल सारे टूल अवेलेबल करवाना, लाइक बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज हो गई, अच्छे नोट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है पवित्र। और वो टीम को भी हमें कुछ देना होता है, उनकी भी अपनी सैलरीज होती हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है, तो उनकी भी अपनी आवश्यकताएं जो होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं को यदि हम फुलफिल करेंगे तो ही वो हमें अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो उन सेवाओं को लेने के लिए यदि हमें अगर वहाँ कुछ पे करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग वो जो चीज़ें हैं वो बच्चों से लेंगे। और यदि आज के समय के अंदर कोई ये कहे कि हम कम पैसों के अंदर एजुकेशन दे देंगे, हम कम पैसों के अंदर ये चीज़ करवा देंगे, लेकिन आपको कोई भी ऐसा शिक्षक मार्केट में नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि सर मैं आपको कम पैसों के अंदर सर्विसेज आपके यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो डेफिनेटली यदि हमें अगर कुछ आगे देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो जो शुल्क है वो बच्चों से लेकर ही उनको सेवा दी जा सकती है। तो महंगी तो नहीं कह सकते। और यदि आज अगर 10 से 15 हज़ार रीट की कोचिंग का हम लोग ले रहे हैं, पटवारी का ले रहे हैं, सीईटी का ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की जो फीस की बात करें तो वो 10 से 15 हज़ार की जो फीस है, तो उस कोचिंग को लेने के बाद यदि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है तो क्या ये फीस बहुत ज़्यादा है आपकी नज़र में? नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये फीस तो नॉमिनल है देखा जाए तो। एक आउट ऑफ द बॉक्स मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसे बायजूस हो गया, उसके बाद उत्कर्ष हो गया, जो कि बहुत सारी फीस लेते, हज़ारों में लेते, लेकिन वहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक हम लोग ऑनलाइन क्लास की बात करें और ऑफलाइन क्लास की बात करें, अगर दोनों की अगर तुलना करी जाए तो देखिए, आप जब ऑनलाइन क्लास को यदि अटेंड कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर के ऊपर उस माहौल के अंदर नहीं है जिस माहौल के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी कोई कंटिन्यूसी नहीं होगी, प्लस आपके अंदर किसी प्रकार की यदि निरंतरता नहीं है, आप कभी भी जो है वो अपनी क्लास को ब्रेक करने का आपके पास में यदि ऑप्शन है तो डेफिनेटली वो क्लास ब्रेक होगी, बंक मारेगा, वो बंक मारेगा, ठीक है। और वर्तमान समय के अंदर जब मोबाइल एजुकेशन की जहाँ तक बात की जाए, आज का जो बच्चा है वो जब YouTube, Facebook, है ना, और जब इंस्टा के ऊपर जो बच्चा 2 सेकंड यदि किसी चीज के ऊपर रुक नहीं पा रहा है, वो रील्स देख रहा है, उसको एक रील देखी 2 सेकंड में पसंद नहीं आई, तीसरी देखी, जब वो इस तरीके से अगर स्विच होने का अगर उसके अंदर ट्रेंड आ चुका है तो क्या इस मोबाइल के अंदर रेगुलर तरीके से 6-6 घंटे की क्या क्लासें अटेंड कर पाएगा? पॉसिबल नहीं। क्या आपको लगता है ये? बिल्कुल भी पॉसिबल है ना। और उसी का कंपैरिजन यदि आप ऑफलाइन क्लास की यदि बात करें तो ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चा एक फैकल्टी के सामने बैठा हुआ होता है, एक फैकल्टी की नज़र की उसके पास में एक शर्म होती है, उसका एक मोटिवेशन होता है ना। प्लस दूसरे बच्चे जो क्लास के अंदर जो बैठे हुए हैं उनका डिसिप्लिन देखते हुए उस बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक माहौल होता है। आप ऑनलाइन क्लास के अंदर उस माहौल को नहीं ला सकते, डेफिनेटली नहीं ला सकते, ठीक है। तो एजुकेशन, शिक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड पर ही होगी। वो आज से पहले भी ऑफलाइन मोड पर थी, आज भी ऑफलाइन मोड में ही बेटर है, और फ्यूचर में भी ऑनलाइन मोड पर ऑफलाइन मोड पर ही बेटर होगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा का जो स्तर है वो ऑफलाइन ही होना चाहिए, वो ऑफलाइन तरीके से ही बेहतर तरीके क्लास में बैठकर पढ़ो, वही बेस्ट है, वही बेस्ट। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स पर देखा है कि वहाँ पर जयपुर, कोटा, उदयपुर जैसी फैकल्टीज को वो हायर करते हैं और यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाते हैं। तो यहाँ के टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है, या फिर एक कोचिंग वाले की एक चाल रहती है, एक स्कीम रहती है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बाहर की फैकल्टी, यहाँ की फैकल्टी, देखिए पैरामीटर ये नहीं होता है कि फैकल्टी कहाँ की है, दैट इज नॉट अ पैरामीटर। पैरामीटर ये है कि जो फैकल्टी पढ़ा रही है उस फैकल्टी का नॉलेज का लेवल कैसा है, और नॉलेज का लेवल होने के साथ में उसका डिलीवर करने की कैपेसिटी कैसी है। अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक शिक्षक को वास्तविक शिक्षक बनाती है। वर्तमान समय के अंदर, आज के समय के अंदर यदि कोई कहता है कि जयपुर की फैकल्टी, कोटा की फैकल्टी, ठीक है, जयपुर की फैकल्टी और कोटा की फैकल्टी हम लोग भी रखते हैं, हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे शिक्षक होते हैं, लेकिन उसका आधार ये नहीं होता है कि वो जयपुर का है, वो कोटा का है ना, वो शेखावटी का है। हमारा आधार ये होता है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति पढ़ा रहा है उसका नॉलेज का लेवल क्या है। कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। एक कोई फैकल्टी थी जो मार्गदर्शन देने के लिए हमारे यहाँ पर आना चाह रहे थे, और मतलब कि लेक्चरर लेवल के लोग थे वो, है ना, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कई लेक्चरर थे वो। और जब उनको मैंने क्लास के अंदर जब बुलाया, उनका पीएचडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट था, नेट सेलेक्ट क्लियर था उनका अपने सब्जेक्ट के अंदर। कहाँ से थे? वो शेखावटी के थे, शेखावटी के थे। मैंने क्लास के अंदर बुलाया उनको, और क्लास के अंदर जब बुलाया तो मेरे जो बच्चे थे उन बच्चों ने उनसे पढ़ने के लिए डिनाई कर दिया, सर हमें इनसे नहीं पढ़ना है। और यदि आप उस व्यक्ति के नॉलेज का लेवल यदि आप लोग देखें तो रियलिस्टिकली मैं खुद उस व्यक्ति से इंप्रेस हो चुका था कि यार क्या लेवल ऑफ नॉलेज है बंदे का, यार क्या जानता है ये बंदा। बट उसके अंदर एक जो फैक्ट जो निकल के आया वो ये निकल के आया, उस बंदे का नॉलेज तो बहुत अच्छा था बट डिलीवर करने का तरीका सही नहीं था। और फाइनली फिर मैंने अपने यहाँ के कोई सर थे उन जो कि सिंपली एमए किए हुए थे और उनका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा था, और जब क्लास के अंदर मैंने भेजा तो बच्चों ने कहा सर हम तो बस अब इन्हीं सर से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या चीज़ निकल के सामने आई
कि यहाँ न तो डिग्री काम आई, नई नॉलेज काम आया, काम क्या आया, जो डिलीवर करने का उस व्यक्ति का तरीका था वो तरीका यहाँ पर काम कर गया। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्या क्या डिलीवर करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं। बाकी नॉलेज कई लोगों को है, जानकारी कई लोगों को है। मैं भी आपकी कोचिंग में पढ़ा हूँ और स्पेशली आप मैथ्स पढ़ाते हैं और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बच्चे मैथ्स से भाग रहे हैं, उसे इग्नोर करना पसंद कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसी क्या ट्रिक होनी चाहिए या फिर एक टीचर के पास ऐसी क्या ट्रिक होनी चाहिए जिससे बच्चे मैथ्स की तरफ आकर्षित हो, इंटरेस्ट लें, क्योंकि मैथ्स जो है वो लाइफ टाइम काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो सब्जेक्ट है वो साइड में, लेकिन मैथ्स लाइफ टाइम काम आती है। चलिए, आपने ये जो बात कही ना, मैथ्स लाइफ टाइम काम आती है, मैं कहूँगा आपको मैथ्स जो है वो जीवन का एक अप्लाइड विषय है, जिसको जीवन के हर पार्ट के अंदर, आप पेट्रोल पंप पे जाएं, आप सब्जी लेने के लिए जाएं, आप दुकान के अंदर जाएं, आप मॉल्स के अंदर जाएं, हर जगह मैथ है। मैथ के बिना जीवन नहीं है और मैथ मेरा सबसे कह सकता हूँ कि मेरा पसंदीदा विषय है। और मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है या मेरी जो टीचिंग की जो मेरी शुरुआत है वो मैंने मैथ से ही करी है। मैथ के बाद मैंने मेरी रीजनिंग अच्छी करी और वर्तमान में मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो पवित्र कहना चाहूँगा कि देखिए, मैथ्स जो बच्चों को कठिन लगती है ना, ये क्यों कठिन लगती है उसके पीछे का एक लॉजिक है बहुत बड़ा। बच्चा जब इनिशियल क्लासेस के अंदर होता है, जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक सब्जेक्ट उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बच्चा जब बेसिक में फर्स्ट में होगा तो वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें वो बच्चा करता है। तो एक तो यहाँ बच्चे की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, बच्चे की टेबल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और होता ये जनरली कि कई बार पेरेंट्स भी बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, बेसिक चीज़ों को बच्चे को प्रॉपर करवा नहीं पाते हैं। और वो जो वीकर जो पार्ट है, यदि आपने फर्स्ट क्लास को ढंग से नहीं पढ़ा, आपको सेकंड में मैथ और कठिन लगेगी। आपने सेकंड में सही से नहीं पढ़ा, आपको थर्ड में मैथ और कठिन लगेगी। और होता ये है कि ऐसा करते करते बच्चा 10th में चला जाता है और मैथ्स उसके लिए इतनी कठिन बन जाती है उस समय तक कि वो बच्चा फिर कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपका बच्चा मैथ्स में यदि अच्छा बनाना चाहते हो तो उसको फर्स्ट क्लास से ही गणित के अंदर प्रॉपर शिक्षण दीजिए। यदि फर्स्ट की गणित अच्छी होगी तो सेकंड की गणित उसकी पसंदीदा विषय के तौर पर होगी। सेकंड में उसका गणित अच्छा होगा तो थर्ड में उसे और पसंद आएगा, थर्ड का अच्छा होगा तो फोर्थ में और पसंद आएगा। और इस प्रकार से उस बच्चे की मैथ्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। बाकी मेरी नज़र में गणित जो है वो कठिन विषय नहीं है, बस बेसिक्स और कंसेप्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए। मैंने सुन रखा है कि और बहुत सारे टीचर्स बोलते भी कि कोविड से पहले गवर्नमेंट जॉब लगना आसान था। देखिए, इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोविड से पहले यदि हम लोग देखें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस समय प्रतिस्पर्धा का स्तर थोड़ा सा कम था। तैयारी करने वाले बच्चों की जो संख्या थी, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग कहें कि भाई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम थी। लेकिन जैसे ही कोविड का फेज आया उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार वो एक ऐसा दौर था, उस समय सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जो प्राइवेट जॉब के जो लोग थे वो भी घर पे बैठ गए। और उस समय केवल और केवल एक प्रकार के लोग जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी थे, केवल उनकी तनख्वाह जो है वो चल रही थी। तो लोगों को ये लगा कि यार लाइफ के अंदर सबसे जो सिक्योर जो चीज है वो गवर्नमेंट जॉब है। बिल्कुल। और उस बात का सबक लेते हुए शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद के फेज से सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो और बढ़ा। बिल्कुल, है ना। तो वो बढ़ने का एकमात्र रीजन मुझे ये लगा कि लोगों को अपनी मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर फील होती है। और शायद इसी कारण से प्रतिस्पर्धा भी फिर और बढ़ गई। तो जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो छटनी के लिए स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट को जो है वो परीक्षा को टफ बनाना। बिल्कुल। और आजकल तो 12th के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये भी एक बहुत कंपटीशन बढ़ाने की एक वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी 12th के बाद में भी अब बहुत सारी परीक्षाएं जो है वो बच्चे दे सकते हैं। इसी कारण से सीईटी की जो परीक्षा अभी गवर्नमेंट ने जो निकाली, उस सीईटी की परीक्षा के अंदर गवर्नमेंट ने लगभग 12 से 13 प्रकार की परीक्षाओं को अंदर समावेशित किया। आप सीईटी की परीक्षा क्लियर करने के बाद ही जो है वो उन परीक्षाओं को दे पाएंगे। और बाकी जो परीक्षाएं हैं जैसे रीट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, उसका वो पार्ट अलग है। वो सीईटी से अलग परीक्षाएं हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। आपने अभी रीट का नाम लिया और मैंने सुन रखा है कि आपकी कोचिंग में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं वो रीट के होते हैं।
तो ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है सिलेक्शन केवल रीट में होते हैं। सिलेक्शन स्वास्थ्य से कई सेगमेंट में हुए होंगे। हमारे यहाँ से सिलेक्शन जो है वो सेकंड ग्रेड में भी हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी हुए हैं, ठीक है, पटवारी में भी हुए हैं, कांस्टेबल, वन रक्षक, वनपाल, है ना, ग्राम सेवक, तो बहुत सारी परीक्षाओं में चयन हुए हैं। लेकिन डूंगरपुर एक ऐसा क्षेत्र है, डूंगरपुर या बांसवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बीएड डिग्रीधारियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना, बहुत। और तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या, स्वाभाविक सी बात है, यदि सबने बीएड और एसटीसी अगर कर रखा है तो फिर उनके लिए कैरियरिस्टिक जो ऑप्शन है वो रीट ही रहेगा फिर उनके लिए। तो जब बीएड और एसटीसी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा है तो इसी कारण से रीट की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या भी हमारे यहाँ ज्यादा है। तो जब हम 100 बच्चों को यदि हम लोग तैयारी करवा रहे हैं तो उसमें 70 बच्चे जो हैं वो रीट के होते हैं और 30 बच्चे जो हैं वही दूसरी परीक्षाओं जैसे कांस्टेबल, पटवारी, है ना, इन दूसरी परीक्षाओं के अंदर वही बच्चे फिर तैयारी करते हैं। तो इसी कारण से जो है वो हमारे यहाँ रीट के सिलेक्शन ज्यादा नहीं कह सकते हैं, रीट में तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है इसलिए सिलेक्शन ज्यादा है। डूंगरपुर में और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो कभी आपके मन में कुछ डर आता है कि यार मेरे पास फैकल्टी अच्छी नहीं हुई तो बच्चे कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आप मेंटेन कैसे करते हो? फैकल्टीज को भी आज की तारीख में उनको भी संभाल के रखना है, क्योंकि कोई दूसरा कोचिंग वाला कह देता है कि भाई तू यहाँ, तेरे को यहाँ पे 10 मिल रहे तो मैं तेरे को यहाँ पे 12,000 दे देता हूँ या 15,000, 20,000 दे देता हूँ, तो वो उस फैकल्टी को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो वो चीज़ आप मेंटेन कैसे कर रहे हो? देखिए, जहाँ तक फैकल्टी मेंटेन की बात है, हमने सिस्टम को कभी भी किसी व्यक्ति आधारित सिस्टम नहीं बनाया, हमने स्वास्थ्य को एक सिस्टम के तौर पे आगे बढ़ाया। यदि अगर इंस्टीट्यूशंस को आज अगर कोई जानता है तो वो योगेश जैन के नाम से नहीं जानता है, इंस्टीट्यूशन को यदि आज भी कोई जान रहा है तो वो स्वास्थ्य एजुकेशन के नाम से जान रहा है। तो मैंने हमेशा से ही एक प्रयास ये रखा कि ये व्यक्ति विशेष का कोचिंग नहीं है या किसी फैकल्टी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सिस्टम ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। तो जब यदि आपका सिस्टम जब जहाँ काम करता है तो एक व्यक्ति के ऊपर आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाती है, चाहे वो रहे या ना रहे, ठीक है। तो आप काम करिए, बहुत अच्छे से काम करिए, बट आप उसको किसी एक व्यक्ति पर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन न बनाएं, उसको जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी दुविधा वैसे ही कभी नहीं आएगी। आपने स्वास्थ्य एजुकेशन को आप ऑन करते हो तो उसको 10 साल बाद कहाँ पर देखते हो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। आज जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, आज भी मैं अपना मैसेज जो है वो सभी बच्चों तक नहीं पहुँचा पाया हूँ, लेकिन पवित्र आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक ड्रीम था जब मैं डूंगरपुर के अंदर कोचिंग को लेके आया था, तो मेरा एक ड्रीम था कि डूंगरपुर के अंदर जो ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो बच्चे, आज आप स्वयं जानते हैं यदि बच्चा कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो ग्रेजुएशन के अंदर कितने टाइम तक पढ़ता होगा। यदि कोई नॉर्मल बच्चा बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है, ईमानदारी से अगर देखा जाएगा तो वो साल भर के अंदर 2 से 3 महीने उस परीक्षा की तैयारी करता होगा, ठीक है। बाकी के 9 महीने वो बच्चा जो है वो बस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, बस ये शो ऑफ होता रहता है, बट उसका रियलिस्टिकल पूरे साल का कहीं उपयोग नहीं हो पाता है। तो जब सेंस है तब मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ में ही जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दें। वो यूपीएससी की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी उसी समय से वो लोग प्रारंभ कर दें। तो जाकर जब आप 3 साल की तैयारी करने के बाद जब आप वास्तव में मार्केट के अंदर जब आओगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसके अंदर क्लियर हो जाओगे, ये मेरा मानना है। आप देखिए, आज के समय के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंदर बच्चे 11th 12th के साथ में, और अब तो इवन 9वीं और 10वीं के साथ में, 9th और 10th के साथ में बच्चा अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ कर रहा है। और हमारे यहाँ का बच्चा ग्रेजुएशन के साथ में भी अवेयर नहीं है कि मुझे स्नातक के साथ में अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी है, वो उस बात को लेकर भी चिंतित नहीं है। तो मुझे उस बात को लेकर बड़ा दुख होता है और मुझे लगता है ये मैं असफलता मानता हूँ कि इस डूंगरपुर में आज 12 साल तक काम करने के बाद भी मैं मेरे इस मैसेज को आज भी धरातल तक नहीं पहुँचा पाया हूँ, ये मुझे बड़ी कमी महसूस होती है। तो पवित्र आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहूँगा छात्रों को कि आप ग्रेजुएशन के साथ में ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करा रखा है, और अगर बच्चा 3 साल तैयारी
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ में करेगा तो निश्चित ही वो जब ग्रेजुएशन पार करेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। बिल्कुल। अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए पावर दी जाए तो आप डूंगरपुर में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? यदि एक दिन की पावर मिले तो मैं चाहूँगा कि डूंगरपुर में भी कई मेट्रो सिटी की तरह यहाँ पर भी आईआईएम्स का स्टैब्लिशमेंट हो जाए और आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट डूंगरपुर में भी ओपन हो जाए ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर बहुत ही ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि पूरे इंडिया से छात्र जब यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली डूंगरपुर का जो एजुकेशन का स्तर है वो स्वतः ही जो है वो ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच जाएगा। हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसको एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल ये 4 कैटेगरीज में बांट रखा है, तो क्या आप इससे खुश हैं? देखिए, जहाँ तक इससे खुश होने नहीं होने की बात करूँ, देखिए रिजर्वेशन का कई बार कुछ लोग विरोधाभास हमें नजर आता है उस बात को लेकर, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो समाज में वर्षों से पिछड़ा हुआ है, तो सरकारों का भी ये दायित्व है कि वो उन्हें आगे लेकर आए और जो आज वर्तमान समय के अंदर उनकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर से उनको निकाल के बाहर लाने का जो दायित्व है वो केवल और केवल सरकारों का है। और उस दायित्व को निभाने के लिए यदि सरकारों को रिजर्वेशन कैटेगरी को अगर अप्लाई करना पड़ रहा है तो वो एक स्वाभाविक सा पार्ट है, वो समाज के उत्थान के लिए स्वाभाविक सी बात है। और जिन समाज का अच्छा उत्थान हो रखा है, जिनमें बहुत अच्छा एजुकेशन है, उनमें यदि रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर उनका नहीं है तो वो उसी क्राइटेरिया में है कि भाई उनका स्तर अच्छा है तो फिर उनको वो बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। अपन देखते हैं कि गुजरात में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो करीब करीब खाली रहती है और इसका अपोजिट राजस्थान में देखें तो यहाँ पर इतना भरमार है, इतनी भेड़ चाल है, तो आज का युवा जो है मॉडर्न एरा का युवा क्यों इस भेड़ चाल में फंसा हुआ है? देखिए, गुजरात और राजस्थान या गुजरात की तुलना यदि राजस्थान से करें या दूसरे राज्यों से अगर करें तो गुजरात अपने आप में एक व्यावसायिक राज्य है जहाँ पर व्यवसाय वहाँ के लोगों के खून में बसता है। ठीक है, वहाँ का हर व्यक्ति जो है वो एक व्यावसायिक मानसिकता का है। तो गुजरात और राजस्थान के अंदर लोगों की आय का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर बहुत अंतर है और इस अंतर को मैं मानता हूं कि वहाँ के जो लोग हैं वो उद्यमशील मानसिकता के लोग हैं। ठीक है, तो उद्यमशील मानसिकता के होने के कारण वे गुजरात से बाहर निकल कर भी कई जगहों पर व्यवसाय कर रहे हैं। वे लोग ऐसे हैं जो अफ्रीका में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अमेरिका में व्यवसाय कर रहे हैं, यूरोप में अपना व्यवसाय कर रहे हैं और गुजरात को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का माइंडसेट पूरी तरीके से व्यवसायिक माइंडसेट है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और यदि उसी की तुलना यदि हम लोग राजस्थान के साथ में यदि करें तो राजस्थान में आज के समय के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, रोजगार के तौर पर यदि किसी को अगर कहा जाए कि भाई सबसे अच्छा रोजगार क्या, तो सरकारी नौकरी। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ा विरोधाभास है कि यदि क्या सरकारों में इतनी क्षमता है कि वो हर व्यक्ति को जो है वो गवर्नमेंट जॉब दे सकती है क्या? आप देखिए, एक समाज के अंदर एक इतनी बड़ी विडंबना अभी पैदा हो चुकी है कि आज सरकारी नौकरियों के अंदर सरकार ने उन नौकरियों को इतना बड़ा बेंचमार्क बनाया है कि उस हर व्यक्ति जो है वो उसी के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या हर व्यक्ति सफल होगा? 100 में से एक व्यक्ति को सरकार नौकरी देगी और 99 जो है वो उसके पीछे अपने जीवन के कई वर्षों को जो है वो बर्बाद कर देंगे। तो मेरी नजर के अंदर ऐसा बेंचमार्क और ऐसा माइंडसेट सेट होना ये भी समाज के अंदर एक विकृति पैदा करने वाला है। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर पहले से ही फिल्टर हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। हर व्यक्ति आज के समय के अंदर अगर डूंगरपुर में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को टीचर बनना है। क्या हर व्यक्ति शिक्षक बन जाएगा? सरकारी शिक्षक बन जाएगा हर व्यक्ति? उस चक्कर में 100 लोग दौड़ेंगे, एक व्यक्ति जीतेगा, 99 हारेंगे और 99 अपने करियर को स्पॉइल करेंगे। तो ऐसी विडंबनाएं और ऐसी परिस्थितियां के ऊपर सरकारों को मंथन करना चाहिए कि इनको किस तरीके से निपटा जाए। जैसा कि आपने कहा कि 100 में से 2 बच्चे 5 बच्चे ही गवर्नमेंट सिलेक्शन हो पाता है, तो आपके पास गवर्नमेंट सिलेक्शन की तैयारी के लिए बच्चे आते हैं, तो आप उनको देख के उनका माइंडसेट या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ पता लगा पाते हो कि ये बच्चा कैसा है कैसा नहीं? देखिए, जब बच्चा आता है अपने पास में तो
कई चीज़ें हम लोग भी पूछते हैं जब उनकी काउंसलिंग का दौर होता है। हम पूछते हैं आपका पूर्व में कितना % है, कितने घंटे आप पढ़ते थे, है ना, क्या सब्जेक्ट रहा था आपका, है ना, आपकी पढ़ाई के प्रति कितनी रुचि है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग बच्चे से जनरली ये जब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा सिलेक्शन के लायक है या नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग बच्चे का एक टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट से हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा जो है वो सिलेक्शन के स्तर का है या नहीं है। और या फिर हमें ये भी आइडिया लगता है कि ये बच्चा कमजोर है तो हमें इसके पीछे कितनी मेहनत करनी है, और ये बच्चे का IQ बहुत अच्छा है और इसका नॉलेज बहुत अच्छा है तो इसके पीछे हमको कितनी मेहनत करनी है। तो ये एक क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों की जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका हमें पता चलता है। इस साल 2024 की तो अब एंडिंग आ गई है, अब 2025 आने वाला है, तो ये 1-1.5 साल में आप कितने बच्चों के गवर्नमेंट सिलेक्शंस करवाने वाले हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि स्वास्थ्य में पढ़ने वाला हर एक बच्चा जो है वो चयनित हो जाए, हर एक बच्चा जो है वो सफल हो जाए, अपने कैरियर का निर्माण कर ले। लेकिन देखिए, ऐसा 100% तरीके से तो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है वो हर बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाए, और हमारे यहाँ का जो रिजल्ट जो कि 30 से 35% जो रिजल्ट है वो इस साल 50% क्रॉस कर जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और इतनी मेहनत करने की शिद्दत भी हम रखते हैं कि भाई हम हमारे मेहनत के स्तर को जो है वो इतना बढ़ाएं कि हम उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाएं कि जहां हमारा रिजल्ट का क्राइटेरिया 50% से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स का कुछ कनेक्शन है? देखिए, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कनेक्शन की यदि बात करें तो ये कनेक्शन किस तरीके से उसको समझाऊंगा। एक बच्चे को यदि बचपन में खेलने ही ना दिया जाए और उसे कहा जाए कि तू बेटा बस पढ़, तू पढ़, तो बच्चा अपने जीवन के अंदर सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा और शायद हो सकता है आगे जाकर वो बच्चा पढ़ाई में भी इतना अच्छा न निकले। लेकिन यदि बच्चे को बचपन से ही यदि स्पोर्ट्स के अंदर यदि रखा जाए, जहाँ वो पैरेलल बैलेंस करे, जहाँ वो स्पोर्ट्स भी करे और पढ़ाई भी पैरेलल मैनेज करे, तो वो बच्चा आगे जाकर उस स्पोर्ट्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेगा, ऐसा एक कॉमन सेंस सीखेगा कि वो एजुकेशन के अंदर भी बहुत अच्छा करके दिखाएगा। इन दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है और यदि इसको बैलेंस किया जाए तो एजुकेशन को भी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर ले जाया जा सकता है। गवर्नमेंट में आज की तारीख में सबसे ईजी जॉब कौन सी है? देखिए, गवर्नमेंट में यदि ईजी जॉब की अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट के अंदर इजी कुछ भी नहीं रहा है आज के समय के अंदर। हम कहें कि ये आसान है, ये कठिन है ना, इसकी तुलना हम लोग इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। यदि अगर कोई चीज़ कठिन है तो डेफिनेटली उसमें जो उसको अप्रोच करने वाले लोग हैं उसकी संख्या थोड़ी सी कम होगी, और यदि कोई आसान सी चीज़ है तो उसको अप्रोच करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो होगा क्या कि जो आसान है वहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और जो कठिन है वहाँ पर तो ऑलरेडी प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो आज के समय के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, आपने देखा होगा यूपी के अंदर चपरासी की कोई भर्ती निकली थी और उसके अंदर 8 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचे थे। तो आप सोचिए, एक चपरासी की नौकरी के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके रिटर्न एग्जाम के लिए 8 लाख बच्चे पहुंचे थे। तो आप सोच सकते हैं कि यदि कोई परीक्षा का स्तर अगर निम्नतर है तो ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे और उसको कठिन बना देंगे, ठीक है। और किसी परीक्षा का स्तर अगर ऑलरेडी कठिन है तो वहाँ पहुँचने वाले लोगों की संख्या कम ही होगी, तो स्तर ही जो है, तो ऐसा आज के समय में नहीं कहा जा सकता है कि कोई जॉब आसान। स्वास्थ्य एजुकेशन सेंटर क्यों दूसरे कोचिंग सेंटर से डिफरेंट है? क्यों बच्चे को यहाँ पर करियर बनाने आना चाहिए? डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पवित्र, ये बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य आज पिछले 12 सालों से चल रहा है, और इस डूंगरपुर के अंदर जब से मैंने कोचिंग ओपन किया, मैंने कम से कम 100 कोचिंगों को खुलते हुए देखा और 100 कोचिंगों को बंद होते हुए देखा, ठीक है। तो स्वास्थ्य के अंदर एक नियमितता है, निरंतरता है ना, बच्चों को पढ़ाने के प्रति एक पैशन है स्वास्थ्य का, ठीक है, और एक नियमित जो अप्रोच कह सकते हैं पढ़ाने की, जिसके अंदर कई बार लोग क्या है, एक नियमित मेहनत करने के बाद एक समय के बाद शिथिल हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य जो है वो नियमितता और निरंतरता का प्रतीक है, और चूंकि स्वास्थ्य के चिन्ह से भी आप देखते होंगे कि ये प्रगति का प्रतीक है, और ये प्रगति और ये जो चक्र है इसका, वो नियमित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जितना ये पुराना होता जा रहा है उतना ही और निखरता जा रहा है। और
अपने पुराने अनुभवों के आधार पर ये नियमित तरीके से आगे और अपने अंदर क्या परिवर्तन करने हैं उन सभी परिवर्तनों को करके समाज के अंदर एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने का संसाधन बन चुका है आज के समय में। फाइनली मेरे क्वेश्चंस तो हो गए समाप्त और आपने हर क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब दिया और हमारे व्यूअर्स को, आपके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और डेट्स इट फॉर द टुडे। अगर इस पॉडकास्ट पर आप नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।